नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मैं अक्सर सोचता रहता था कि रेलवे की इतनी बुरी हालत क्यों है? एक तरफ बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, अमीरों के लिए नई-नई ट्रेनें और जो बाकी ट्रेनें हैं, उनके जनरल डिब्बों का हाल ऐसा लगता है आदमी नहीं जानवर भरे जा रहे हो। जानवर भी इतनी बुरी तरह से नहीं भरे जाते। देखिए, बहुत सारी बातें जो मेरे मन में जिज्ञासा थी, मुझे रेलवे मजदूर यूनियन की सबसे बड़ी जो विंग है, उसने मुझे आमंत्रित किया। कई दिनों से वो लोग चाहते थे कि मैं आऊँ वहाँ पे। 4 पीएम को बहुत पसंद करते हैं, वो यूनियन के लोग देखते रहते हैं। तो मैं गया, रेलवे का टीम हमारी रिपोर्टर हयात कवर करती हैं। मैं गया वहाँ पे और मैंने बहुत सारी बातचीत पूछी उन यूनियन के पदाधिकारियों से। चूँकि देश की सबसे बड़ी यूनियन है और सबसे ज़्यादा कामकाज है। बिल्कुल नए सिरे की बातचीत है। तो मैं जब उनके ऑफ़िस में पहुँचा, क्या-क्या हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप भी उन यूनियन के नेताओं से समझिए बात को कि गलती कहाँ है? क्या हालात हैं रेलवे की? मोदी सरकार ने किस तरह रेलवे को तबाह कर दिया? ये छोटी-सी बातचीत मेरी उनके दफ्तर के अंदर की, मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों को सुनवाऊँ। ले चलता हूँ आपको उनके दफ्तर में। ये इतने बड़े संगठन का पूरा वर्ल्ड लेवल का संगठन है ये हमारा। बाकी मंडल मंत्री जी हैं। कितने लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में? हमारा लगभग 11.5 लाख में लगभग 9 लाख के लगभग 9 लाख सदस्य हमारे मेंबर होंगे, सदस्य होंगे हमारे भारतीय रेलवे के। मेरे ख्याल से भारत के अंदर ये सबसे बड़ी यूनियन है। जी सर, आज की तारीख हम आपको बता दें, सेंट्रल गवर्नमेंट में टोटल 52 लाख कर्मचारी हैं वर्तमान में, जिसमें से लगभग 18 लाख तो हो जाते हैं मिलिट्री, पैरामिलिट्री और ये जो पुलिस फोर्सेज हैं इनको मिला के 32 लाख एक्चुअल कर्मचारी हैं, जिसमें 11 लाख 11.5 लाख केवल रेल कर्मचारी हैं। अच्छा जी हाँ, तो जो लेबर लीडरशिप है इसका नेतृत्व तो चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, रेलवे ही करती है और रेलवे के ही लीडरान जो दिलाते हैं कर्मचारियों को, वही उनको चाहे स्टेट में हो चाहे कहीं भी मिलता है। हमने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो उस समय में हम देखते थे कि यूनियन इतनी ज़्यादा मजबूत थी आप लोगों की। एक यूनियन पे अभी तक मुझे वो हड़ताल याद है जी कि पूरे देश में रेलवे 1974 की कि आपकी यूनियन ने पूरा देश में रेल रोक दी थी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से रेलों में जो सुधार होना चाहिए था और ख़ास तौर से जो छोटे कर्मचारियों के लिए जितनी सुविधा मिलनी चाहिए थी, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, उससे बेहतर आप देख पा रहे हो, उतनी शायद मिल नहीं पा रही है। उसकी वजह क्या वजह है? इसकी वजह देखिए दो है। नंबर एक तो पहले ब्यूरोक्रेट्स हाँ वो आड़े आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आड़े आते हैं और जब से ये ब्यूरोक्रेसी और ये जो लीडरान है हमारे पॉलिटिकल, इनका गठबंधन जब से बना, तब से निचले तबके को, जैसे आम जनता को देखना उन्होंने बंद कर दिया, वैसे ही कर्मचारियों की तरफ ध्यान उनका बहुत ही ज़्यादा, अगर हम लोग संघर्ष करते हैं तो उनका ध्यान जाता है, नहीं तो वो अपने ही उत्थान में लगे रहते हैं, कर्मचारियों की तरफ कम सोचते हैं। उसका सीधा उदाहरण है कि हमारा कर्मचारी 18 लाख से 11.5 लाख हो गया और अधिकारी 6.5 लाख से 6,500 से 8,000 अधिकारी बढ़ गए और आपके कर्मचारी भर्तियां जो हैं वो मतलब एक कहावत अपने हिंदुस्तान में है कि 3 सिपाही 13 नायक। हाँ सही, बिल्कुल सही बात है। उस तरह का सर्वे करते हैं, उसी तरह का प्रपोजल भेजते हैं, आउटसोर्स करने का प्रयास करते हैं, कमीशन खोरी करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, मेरा ये मानना है कि जैसे रेलवे का जो सबसे बड़ा अफसर होगा या किसी विभाग का होगा, मान लीजिए हेल्थ का है या रेलवे का है, वो IAS होगा। तो रेलवे का सबसे बड़ा अफसर जिसकी कमान होनी चाहिए वो रेलवे का ही अफसर होना चाहिए। हेल्थ में प्रमुख सचिव डॉक्टर ही होना चाहिए। अब वो जो IAS आते हैं, जो बैठते हैं कुछ सालों के लिए, वो रेलवे की मूलभूत समस्या क्या समझेंगे? वो कुली की समस्या, वो रेलमैन की समस्या? नहीं सर, अभी हमारे यहाँ जैसे हमारा चेयरमैन रेलवे बोर्ड और CO हमारे रेल का ही अफसर होता है। बट मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा 2014 में।
जब ये एनडीए की सरकार आती है उस समय हमारे रेल बजट को समाप्त किया जाता है। हाँ, अलग से आता था बजट, पहले रेल बजट अलग से आता था। था, और जब रेल बजट आता था तो हमारे बड़े अफसरान जितने थे जो रेलवे बोर्ड स्तर पे बैठते थे उनको पूरी पावर होती थी कि हम रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह डेवलपमेंट करें, पब्लिक कम्युनिटीज़ में क्या हम प्रोवाइड करें, अपने रेलवे कर्मचारियों के ग्रीवांसेस को कैसे रिड्यूसल करें। नाउ ऑन डेट आज की तारीख में कोई भी 1 रुपये का भी अगर कुछ काम करना है तो हमें फिनांस मिनिस्ट्री को वहाँ से अप्रूवल लेना आवश्यक है DNPT के थ्रू। इसलिए आज की तारीख में अगर मेरा चेयरमैन रेलवे बोर्ड है तो वह इस तरह से काम करते हैं जस्ट लाइक एक मीडिएटर का काम, कि कोई प्रपोजल हमको बनाना है तो हमने प्रपोजल बनाया, प्रपोजल बना करके हमने DNPT को दिया, DNPT ने फिनांस मिनिस्ट्री को दिया। जब वो फिनांस मिनिस्ट्री एसोसिएट कॉन्फ्रेंस करेगी, एक फंड अप्रूव करेगी, तभी हम काम चालू कर सकते हैं। खैर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन जो हम जिनकी नेतागिरी करते हैं, हम कर्मचारियों के बैठने की उचित सुविधा नहीं, टूल्स की प्रॉब्लम्स, कर्मचारियों के लिए हेल्थ की उतनी अच्छी सुविधा नहीं मिल पाई, उनको यूनिफॉर्म तक नहीं मिली, टूल्स नहीं मिले, सब प्राइवेटाइज हो गया लगभग। भारतीय रेलवे के अंदर लगभग सब प्राइवेटाइजेशन है। और उसके पीछे हम थोड़ा ले चलें, अगर 90 और 2000 के दशक में बताएं तो उस समय पर हमारे पास 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेन ही चलती थी। आज की तारीख में 16,000 से 18,000 के बीच में मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। मेरे पास कर्मचारी उस समय था 18 लाख, आज की तारीख में कर्मचारी रह गया 11,30,000। ट्रेनें इतनी गुना बढ़ गई, इतनी गुना बढ़ गई। अब मेंटेनेंस के लिए हमारे पास टाइम नहीं। प्राइवेटाइजेशन होने से क्या हुआ कि एक डेली वेजेस अनट्रेंड लेबर लाया जाता है। वो अनट्रेंड लेबर हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ क्या, उसको क्या पता है कैसे करना है। ट्रैक पे काम कर रहा है, 5 बजा उसने छोड़ा और निकल गया। हाँ सही है, उसे क्या पता कि उसे तो 300 रुपये से मतलब है, 250 रुपये मिलते, 300 रुपये मिलते, ये भी नहीं पता। हाँ, दिहाड़ी से मतलब। यदि हम इन्हीं लोगों को, क्योंकि ये सेफ्टी से जुड़ा मुद्दा है, ये लोगों की जान माल से जुड़ा मुद्दा है, इसको चाहिए था सरकारी तंत्र। जैसे आप सभी ने कोरोना के समय में देखा होगा कि सरकारी तंत्र के अलावा कुछ प्राइवेट दिखा आपको? कोई नहीं दिखा, सबने बंद किया ताला, अपने घर बैठ गए। अगर ऐसा हुआ, सरकारी तंत्र खत्म हुआ, तो निश्चित तौर से आज नहीं तो कल हम इसको फेस करेंगे। तो अच्छा, आपको क्या लगता है ये 2014 के बाद से ये जो चीज़ें कम हुई, जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ा, उसके भी ये मुख्य कारण क्या रहा? क्यों सरकार ने ये फैसला किया? देखिए, LPG आपने सुना होगा, वर्ड एक लिबरलाइजेशन है, और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये शब्द आया 1991 में। अमेरिका के साथ जब समझौता हुआ, ये 1991। कांग्रेस की सरकार में इसको छोटे पैमाने पर लागू किया जा रहा था। 14 के बाद विराट पैमाने पर लागू कर दिया गया कि जितनी FDI होगी सब जगह लगाया जाएगा। शेयर पता लगा कि जो स्टेक होल्डर है उससे भी ज़्यादा लगा दिया जाएगा। तो आज जहाँ पर मेरा एक टिकट की सेलिंग नहीं, एक टिकट की सेलिंग नहीं, स्टॉपेज ट्रेन का नहीं, लेकिन बिल्डिंग आप देखिए स्टेशन की बनाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया। तो अल्टीमेटली ये एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, ये बर्डन किस पे जाएगा? आम नागरिक के ऊपर। भाई सरकार कर्जा लेके कर रहे हो या GST के द्वारा जो हमारी इनकम हो रही है उससे कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? प्रेशर तो भारतीय नागरिकों के ऊपर जाएगा। तो जब वहाँ से एक टिकट बिकना नहीं है, एक पैसेंजर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, तो वहाँ बिल्डिंग क्यों बनाई जा रही है? बिल्डिंग ये तो पॉलिसी है भारत सरकार की, जो पॉलिसी के तहत। तो हमारा संगठन तो यही तो बात पूछता है। ये बात जो हुई थी कि पूरे रेलवे का निजीकरण कर दी जाए, तो ये मुद्दा उठा कि रेलवे के पास जितनी संपत्तियां हैं जी, वो देश में किसी के पास नहीं। तो आपको लगता है निजीकरण की आड़ में जो पूंजीपति हैं उनकी निगाह इन संपत्तियों पर है? ये आप कह सकते हैं, जिस तरह का निजीकरण की व्यवस्था है, भाई ले रहे हैं ना लीज पे जमीन। हाँ, वो निजीकरण के हमें लखनऊ की जमीन हमारी लीज पे गई। अच्छा, ये सेकंड एंट्री जमीन लीज पे गई। और भी MOU अभी हमारे हमारे महाप्रबंधक महोदय आए थे, उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी के साथ उन्होंने MOU साइन किया। ठीक है,
और इसके साथ में सर सबसे बड़ी जो बात है कि इंजन का मेंटेनेंस प्राइवेट, डीजल इंजन जो हमारा आपने सुना होगा कि स्टीम से डीजल आया, डीजल से इलेक्ट्रिक आया, स्टीम तो खत्म हो गया, डीजल इंजन का मेंटेनेंस का एक पुर्जा नहीं मिल रहा है। क्यों? कंपोनेंट बनना बंद, ठीक है। तो उसके साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन में खर्चे कम, मतलब हमारे कंजम्पशन, हमारे जो एनर्जी का है वो कम कंजम्पशन में गाड़ी अच्छी चलेगी, जब मानते हैं। लेकिन मेंटेनेंस तो हमारे हाथ में होना चाहिए था। रोजगार की श्रेणी में भारतीय रेलवे जहां 11.5 लाख लोगों को रोजगार स्थायी रूप से दे रही है, कम से कम 60 लाख लोगों को रोजगार अस्थायी रूप से, हिडन रूप से देती है। जैसे कोई वेंडर है, पानी बेच रहा है, कोई पुस्तक बेच रहा है, कोई माल ले जा रहा है, कोई माल ला रहा है, कोई माल की ढुलाई कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हिडन रूप से काम करते हैं लोग। सही बात। और उससे क्या होता था, एक समुचित रूप से भारत के नागरिकों के कम पैसे में सुगम यात्रा उपलब्ध कराने का ध्येय भारतीय रेलवे का था। जब इसका 1853 में जब बनाई गई रेलवे, 16 अप्रैल 1853 में, उससे ले करके आज तक भारत सरकार का ये एजेंडा रहा कि भारतीय रेलवे सार्वजनिक एक संगठन है जहां पर भारत के नागरिकों को सस्ती से सस्ती। अच्छा, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि अब तक का सबसे बेहतर रेल मंत्री कौन था जिसने आपके हितों के लिए, आपके यूनियन के हितों के लिए, आपके रेल कर्मचारियों के हितों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, तो आप किसका नाम लेंगे? बताओगे, जान बताएं। आप लोगों को इतने मिनट खामोशी लेनी पड़ रही है, आपको इतने मिनट का पॉज लेना पड़ रहा है। अपनी अपनी चॉइस बताइए। अच्छा, दोनों अपनी अपनी चॉइस। आपके नज़र में सबसे अच्छा रेल मंत्री? देखिए, हम तो उस समय नहीं थे जब इतिहास में हम जाते हैं, जब हम जाते हैं। पिछले 30 सालों पूछूं, पिछले 30 सालों को नहीं सर, मैं इतिहास आपका पूरा जब से, देखिए, अब आज की जनरेशन या जो इस समय दौर में जनरेशन है उसको उतना तो याद नहीं होगा। इतना याद है कि एक है तुम्हारा कौन बन रहा है कि उस ज़माने में एक ऐसा रेल मंत्री था जिसने इस्तीफा दे दिया था एक रेल दुर्घटना पे, तो नाम याद आते हैं। एक हमने कहानी पढ़ी थी, एक बूढ़ी महिला एक छोटे से स्टेशन पे गई और उस स्टेशन पे केवल 2 ही गाड़ियां आती थी, एक शाम को एक सुबह। उस बूढ़ी महिला ने शाम की गाड़ी जब चली गई तो वो स्टेशन पे बैठी रही। स्टेशन वालों ने पूछा कि माता जी आपको कहाँ जाना है, अब तो कोई गाड़ी आएगी नहीं, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है? तो उसने कहा कि मेरा एक लड़का है, उसका नाम लाल है, मुझे दिल्ली जाना है। तो लोगों ने थोड़ा बहुत और पूछा पाछा तो वो पता लगा कि लाल बहादुर शास्त्री रेल मिनिस्टर थे उस समय, उनकी माँ थी। अरे गजब। और उसके बाद जब उन लोगों को पता लगा कि ये रेल मंत्री की माँ है, तो सारी व्यवस्था हुई, पहुंची वहाँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या करता है, जैसे ही तेरा नाम लिया वैसे ही काफ़ी लोग मेरे आसपास आ गए। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं जनता की सेवा करता हूँ, मैं यही नौकरी करता हूँ और कोई बात नहीं है। ऐसे महान पुरुष हमारे रेल मंत्री जो थे, उनके टाइम में लेबर ऑर्गेनाइजेशन को जितना अधिकार दिए गए, जितना मजबूत किया गया, जितना सिस्टम बनाया गया। अच्छा, अब अगर लाल बहादुर शास्त्री से मौजूदा रेल मंत्री की मैं तुलना करूं तो क्या अंतर पाएंगे आप? ऐसे बलिदानी त्यागी पुरुष से आज के परिवेश में कोई तुलना हो ही नहीं सकती, जो लोग कुर्सी से चिपके रहने के लिए सारे उपक्रम कर डालते हैं, जिन्होंने एक एक्सीडेंट की वजह से तुरंत इस्तीफा दे दिया था अपना स्वयं पे वो लेते हुए। अब आज के तारीख में तो सारे लोग कुर्सी किस तरह हमारे पास बची रहे, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, जनता मर जाए, इससे क्या मतलब है? हमारे रेल मंत्री ने कहा था कि वो एक ऐसा उपकरण ले आए हैं कि ट्रेन में बीच में एक्सीडेंट नहीं होगा। सजा पहरी नाम था ना शायद उसका। देखिए सर, ऐसा है, ये सब स्टंट जो है रेल में, मैं
मैं जब से भर्ती हुआ 1990 से देख रहा हूँ, ACD आई थी, एक्सीडेंट कंट्रोल डिवाइस, इंजनों में लगी। इतना आसान नहीं होता। सेक्शन पे आप सिस्टम डेवलप करेंगे, लोगों में लगाएंगे, तब उसका उपयोग हो पाएगा। अच्छा, पिछले दिनों में इतनी सारी रेल दुर्घटनाएं हुई, उसकी मेन वजह क्या लगती है आपको, क्यों हो रही है? दो कारण हैं। एक तो मैन पावर की कमी, रख रखाव सही से नहीं हो पा रहा मैन पावर। नहीं रख रखाव की सही नहीं, मैन पावर की कमी, काम का बोझ, सबसे ज़्यादा जो काम का बोझ है हमारे ऊपर, सिस्टम उस तरह से डेवलप नहीं किया गया जितना काम का बोझ है। बालासोर की छोटी सी गलती की घटना थी। आप अगर थोड़ा सा इसको कहीं सामने ना लाएंगे तो बताता हूँ। नहीं, वही बातें कहिए क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, जो सामने लानी है। हम ऐसे ही चलाएंगे, हम चला दें आपको नुकसान हो, वैसे कोई बात नहीं सुनना चाहते आपसे। एक दूसरा सवाल ये है कि एक ट्रेन चलाई गई शताब्दी के संग में, एक मैकेनिक एक वायर गलती से अगर सिग्नल और पॉइंट के कॉम्बिनेशन से इतर जोड़ दे कि ये पॉइंट बनेगा, ये सिग्नल लोअर होगा, और वो जोड़ दे कि ये पॉइंट बनेगा, ये सिग्नल लोअर होगा, तो गाड़ी की दिशा उस सिग्नल से निर्धारित होती है, दोनों में व्यतिक्रम हो जाएगा। व्यतिक्रम को व्यवस्थित करने के लिए सिस्टम है परीक्षण का, कि आफ्टर मेंटेनेंस परीक्षण किया। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल और पूछूंगा। परीक्षण का समय कार्य के बोझ की वजह से नहीं हो पा रहा, मैं समझ गया। एक ट्रेन चलाई गई थी, एक प्राइवेट ट्रेन चलाई गई थी दिल्ली के लिए, तेजस, और शताब्दी चलती थी। इन दोनों में क्या कुछ अंतर महसूस कर रहे हैं यात्री? प्राइवेट ट्रेन, लोग कहते हैं कि भाई इतनी भीड़ रहती है रेलवे में, व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, आदमी एक के ऊपर एक लदा जाता है, और उधर वंदे भारत चलती है, बड़े लोगों की ट्रेन। तो क्या रेलवे में भी दो तरह का रेलवे का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रही है कि एक बड़े लोगों की ट्रेन, जिसे बुलेट ट्रेन नाम दिया गया, जो सपनों में ही है केवल, 2014 में बजट आया लेकिन ट्रेन का पहिया भी हमें आज तक दिखा नहीं, 11 साल हो गए, कई करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दिए गए। एक बुलेट ट्रेन, एक तेजस ट्रेन, एक वंदे भारत ट्रेन, और दूसरी तरफ एक जनता एक्सप्रेस या कोई भी गाड़ी जिसमें एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा जा रहा है, शौचालय भी नहीं जा पाता। ये स्थिति को सुधारने के लिए आपकी यूनियन क्या कर रही है? कि इस प्रश्न का पहले तो मैं आपको उत्तर दे दूँ कि क्या हो रहा है। जब गरीब रथ चली थी तो मैं ट्रेन लेकर के अम्बाला स्टेशन पर गया था, पहली गरीब रथ मैन मुझे वहाँ मिली। अच्छा। मैं उतर के डिब्बे में घुसा, मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा गरीब है जो इसमें बैठा है, गरीब रथ में। नाम जैसा दिया गया था, तो मुझे लगा कि एसी में अच्छे लोग जो पैसे वाले चलते थे उनको सस्ते में वो सुविधा मुहैया कराई गई थी, उसमें गरीब कोई नहीं। जो ये चीज़ें चल रही हैं, आपके हर गाड़ी में मेरे ख्याल से 4 से 6 डिब्बे जनरल के हुआ करते थे। लखनऊ डिवीजन में देख लीजिए, पैसेंजर ट्रेनें 60% बंद हैं। जो हमारा आम नागरिक एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गठरी लेकर के 15 रुपये में चढ़ के 4 स्टेशन चला जाता था, वो समाप्त है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये केवल सारी सुविधाएं उससे निकालो नहीं, पैसे वालों के लिए की जा रही हैं, जमीन में खड़ा निकल जा रही है। तो ये आज मैं बात कर रहा था, उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के ऑफिस में आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा बहुत दिनों से मन था, और मैं शुक्रिया करूंगा रोशन जी का कि आपसे लोगों से मुखातिब हुआ। आपने व्यवस्थाओं की बात सुनी, और ये वो लोग हैं जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लाखों लोगों की यूनियन को चलाते हैं। तो जो रेलवे की बातें मैं अब तक केवल अपने ऑफिस में बैठ के आपको सुना दिया करता था, आज मैंने यथार्थ में देखी, कितना हैरानी करने वाली बात है। 60% पैसेंजर ट्रेनें बंद हैं, यानी गरीबों की सुनवाई नहीं है, लेकिन अमीरों के लिए भारत की रेल बनाई जा रही है। संदीप, आपको क्या लगता है कि अगर ये अमीरों की ही रेल बनेगी तो गरीब कहाँ जाएंगे? तो ये पूरी बातचीत थी उनके रेलवे यूनियन के दफ्तर के लोगों की, और मैं बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया, इतना प्यार दिया। क्या आप क्या सोचते हैं रेलवे को लेकर? आपके कमेंट का मुझे इंतजार है। शुक्रिया, थैंक यू।
है।